नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमें 2025 के नोबेल पुरस्कारों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत मिले हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर हम इन पुरस्कारों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ विजेताओं के नाम जानना नहीं, बल्कि उनके काम के पीछे का विज्ञान, उसकी अहमियत और हाँ, कुछ हैरान करने वाली बातों को भी समझना है। बिल्कुल। नोबेल पुरस्कार, जैसा हम सब जानते ही हैं, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से हैं। ये उन खोजों या कामों को सम्मानित करते हैं जिनसे जिनसे पूरी मानवता को फायदा पहुंचा हो। और ये कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और हाँ, अर्थशास्त्र भी। हमें जो दस्तावेज मिले हैं उनके अनुसार इस साल की पुरस्कार राशि भी काफी अहम है, करीब 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। आज हम खास तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में मिले पुरस्कारों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे स्रोत ज्यादातर इसी पे केंद्रित हैं। ठीक है, तो विज्ञान पर फोकस रहेगा, लेकिन शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिनके नाम पर यह पुरस्कार हैं, अल्फ्रेड नोबेल। स्रोतों में उनकी कहानी का जिक्र है और ये हमेशा मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है। एक तरफ डायनामाइट का आविष्कार। हाँ, अल्फ्रेड नोबेल, जन्म 1833 स्टॉकहोम में, निधन 1896 में। वो एक कमाल के वैज्ञानिक और इंजीनियर तो थे ही। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में उन्हीं ने किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके इस आविष्कार ने उन्हें सिर्फ शोहरत नहीं दी, बल्कि काफी विवाद भी दिया है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से उनके भाई की मौत पर उनका शोक संदेश छाप दिया था और उसमें उन्हें मौत का सौदागर कह दिया गया था। अच्छा, ये बात तो मैंने भी पढ़ी थी स्रोतों में। तो क्या क्या इसी घटना ने उन्हें ये पुरस्कार शुरू करने के लिए प्रेरित किया? ऐसा माना जाता है, हाँ। और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। शायद अपनी इस छवि से और डायनामाइट के विनाशकारी इस्तेमाल से दुखी होकर उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी। उन्होंने अपनी लगभग 94% संपत्ति, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, एक फंड बनाने के लिए दान कर दी, जिससे उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जो मानवता के लिए सबसे बड़ा काम करते हैं। और इसी वसीयत से 1901 में पहले नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। ये उनकी विरासत को एक पूरी तरह से अलग दिशा देने का सोचा समझा प्रयास था शायद। वाकई एक विस्फोटक आविष्कारक से मानवता के सबसे बड़े पुरस्कारों का संस्थापक बनना कमाल की कहानी है। चलिए अब इस साल के विज्ञान पुरस्कारों पर आते हैं। सबसे पहले चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान। स्रोत बताते हैं विजेता हैं मेरी ई क्लेमेक अमेरिका से, डेविड रैम्सडेल भी अमेरिका से और शिमोन साकागुची जापान से। और एक मजेदार स्मृति सहायक वाक्य भी दिया गया है स्रोतों में, मेरी डेविड मॉन। क्या इसका कोई मतलब समझाया गया था? हाँ, ये शायद सिर्फ नाम याद रखने का एक तरीका है। मैरी, डेविड और शिमोन, इन्हें ये पुरस्कार मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनकी खोजों के लिए। अब ये थोड़ा तकनीकी शब्द है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इम्यून सिस्टम का काम है बाहरी हमलावरों जैसे बैक्टीरिया, वायरस से लड़ना, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसे ये भी सीखना पड़ता है कि हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं या दूसरी हानिरहित चीजों पर हमला नहीं करना है। इसी सहनशीलता या टॉलरेंस को खासकर शरीर के बाहरी हिस्सों जैसे त्वचा या आंतों में पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, तो ये इम्यून सिस्टम का खुद पर नियंत्रण रखने जैसा है। लेकिन ये खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी गई कि इसे नोबेल मिला? तो अगर ये टॉलरेंस गड़बड़ा जाए तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर पर हमला करने लगेगा। इसे ही ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस या टाइप 1 डायबिटीज। इन वैज्ञानिकों ने उन खास कोशिकाओं, जिन्हें रेगुलेटरी टी सेल्स कहते हैं, और उन प्रक्रियाओं की पहचान की जो इस टॉलरेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। स्रोतों में विस्तार से ये भी बताया गया है कि साकागुची ने इन रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज की, जबकि क्लेमेक और रैम्सडेल ने ये समझाया कि ये कोशिकाएं कैसे विकसित होती हैं और काम करती हैं। यानी इन्होंने उस ब्रेक सिस्टम को समझा है जो इम्यून सिस्टम को काबू में रखता है। ये तो ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि कुछ रिसर्च पेपर्स में जिक्र था, ये संतुलन बनाना और समझना बहुत ही नाजुक काम है ना। थोड़ी सी चूक या तो ऑटो इम्यून बीमारी की तरफ ले जा सकती है, या फिर इम्यून सिस्टम इतना दब सकता है कि वो कैंसर जैसी चीजों से न लड़ पाए। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये एक बहुत ही महीन संतुलन है, बहुत नाजुक। इनकी खोजों से न सिर्फ ऑटो इम्यून बीमारियों के नए इलाज विकसित करने में मदद मिलेगी, बल्कि अंग प्रत्यारोपण में भी, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में शरीर नए अंग को अस्वीकार न करें, इसमें भी मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि कुछ एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी बीमारियों को समझने और उनके इलाज में भी ये खोजें महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ये वाकई मौलिक जीव विज्ञान की गहरी समझ है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। कमाल है। चलिए अब भौतिकी यानी फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। विजेता हैं जॉन क्लार्क, अमेरिका, माइकल एच डेवोरेट, अमेरिका, और जॉन एम मार्टिन्स, अमेरिका। और इसके लिए स्रोत में वाक्य दिया गया है, भूत का कदम, घोस्ट्स स्टेप। ये नाम कहां से आया? क्या स्रोत में इसका कोई जिक्र था? काफी नाटकीय लगता है। हाँ, ये नाम क्वांटम दुनिया की अजीबोगरीब फितरत को दर्शाता है। उन्हें ये पुरस्कार मिला है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा प्रमाणीकरण को एक वैद्युत परिपथ में प्रदर्शित करने के लिए। क्वांटम टनलिंग वो अजीब घटना है जहां बहुत छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी बाधा, मान लीजिए दीवार, को पार कर जाते हैं जिसे क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से वे पार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं होती। जैसे कोई भूत दीवार के आर पार चला गया हो। इसीलिए शायद ये नाम। हाँ, ये क्वांटम टनलिंग वाली बात तो सुनी है, लेकिन इसमें मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े पैमाने पर होने का क्या मतलब है? और इन वैज्ञानिकों ने क्या खास किया इसमें? यही तो खास बात है। क्वांटम प्रभाव आमतौर पर परमाणुओं या इलेक्ट्रॉनों के बहुत ही छोटे स्तर पर ही देखे जाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने, जैसा कि स्रोतों में विस्तार से बताया गया है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बने एक विशेष विद्युत परिपथ का उपयोग करके इस क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के निश्चित स्तरों यानी क्वांटाइजेशन को एक ऐसे सिस्टम में देखा जो नंगी आंखों से तो नहीं पर पारंपरिक माइक्रोस्कोप से देखने लायक बड़ा था, यानी मैक्रोस्कोपिक। उन्होंने सिर्फ इसे देखा बल्कि इसे नियंत्रित भी किया। नियंत्रित किया? अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं रही, बल्कि इसे किसी काम में लाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का काम, जिन्हें अक्सर ट्रांसमॉन क्विबिट के विकास का श्रेय दिया जाता है, वो क्वांटम बिट्स यानी क्विबिट्स बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। ये क्विबिट्स आज के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटरों का आधार है। लेकिन क्या इसे व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर में बदलना अभी भी एक बड़ी चुनौती नहीं है? मुझे याद है स्रोतों में इसकी जटिलताओं का जिक्र था, जैसे कि इन क्वांटम अवस्थाओं को बाहरी शोर यानी नॉइज से बचाकर रखना कितना मुश्किल है। आपने सही पकड़ा, चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। क्वांटम अवस्थाएं बेहद नाजुक होती हैं और उन्हें बनाए रखना, जिसे कोहेरेंस कहते हैं, बहुत मुश्किल है। बड़ी पैमाने पर स्थिर क्वांटम कंप्यूटर बनाना अभी भी अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने जो बुनियाद रखी वो असाधारण है। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम दुनिया के नियम सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर ही नहीं बल्कि बड़े सिस्टम में भी लागू हो सकते हैं, और हाँ, उन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। ये हमारी समझ को गहरा करता है। ठीक है, ये वाकई भविष्य की तकनीक की नींव रखने जैसा काम है। अब आते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पर। विजेता हैं सुसुमु कितागावा, जापान, रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया, और उमर यागी, अमेरिका। और इनके लिए स्रोत में शब्द है खिराया, रेंटफेयर। ये खिराया शब्द क्यों? क्या ये उनकी संरचना के खिराएदार अणुओं से जुड़ा है? हाँ, ये शायद याद रखने का एक और तरीका है। कितागावा, रॉबसन, यागी, किराया, इन्हें पुरस्कार मिला है धातु कार्बनिक ढांचे यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए। ये कमाल के पदार्थ हैं। सोचिए, आप धातु के आयनों जैसे जिंक या कॉपर और कार्बनिक अणुओं, जिन्हें लिंकर्स कहते हैं, उनको एक साथ जोड़कर एक ढांचा बना रहे हैं। ये ढांचा अंदर से खोखला होता है जी, जिसमें बहुत छोटे छोटे नियमित आकार के छेद या गुफाएं होती हैं, पोर्स जिन्हें कहते हैं। ये एक तरह से आणविक स्तर पर बने स्पंज या मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं। आणविक स्पंज, दिलचस्प है। तो इन ढांचों का क्या उपयोग है? ये इतने खास क्यों है? इनकी खासियत ये है कि आप इन छेदों का आकार, उनकी आकृति और उनकी रासायनिक सतह को, मतलब अंदर की प्रॉपर्टीज को, बहुत सटीक तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। बस धातु आयनों और कार्बनिक लिंकर्स को बदलकर, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है
कि तागावा और यागी ने स्वतंत्र रूप से इन पदार्थों को बनाने और उनके गुणों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि रॉबसन ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ढांचे बनाए जा सकते हैं। इनकी इस डिजाइन क्षमता के कारण इनका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे कि स्रोतों में कुछ उदाहरण दिए गए थे, मुझे याद है। हाँ सबसे प्रमुख उदाहरण है गैसों का भंडारण, गैस स्टोरेज। जी, इन MOFs के अंदरूनी छेदों का कुल सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया हाँ। अविश्वसनीय रूप से बड़ा होता है। सोचिए, 1 चम्मच MOF का सतह क्षेत्र एक फुटबॉल मैदान जितना हो सकता है। 1 चम्मच में फुटबॉल मैदान जितना एरिया, कमाल है। हाँ, इस वजह से ये हाइड्रोजन या मीथेन जैसी गैसों को बहुत कुशलता से सोख और संग्रहित कर सकते हैं। सोचिए, भविष्य की हाइड्रोजन कारों के लिए सुरक्षित और हल्के फ्यूल टैंक बनाने में ये कितने उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को पकड़ने में भी हो सकता है। कार्बन कैप्चर जिसे कहते हैं, पानी को शुद्ध करने में, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने और यहाँ तक कि दवाओं को शरीर में सही जगह पर धीरे धीरे पहुंचाने, ड्रग डिलीवरी के लिए भी किया जा सकता है। गैस स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, दवा पहुंचाना, ये तो सचमुच कई समस्याओं का समाधान लग रहे हैं। हालांकि मुझे याद है कुछ लेखों में इनकी स्थिरता, खासकर पानी या नमी की मौजूदगी में, और इन्हें बड़े पैमाने पर सस्ता बनाने की चुनौतियों का भी जिक्र था। बिल्कुल, ये चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं और इन पर काफी शोध चल रहा है। हर नए पदार्थ के साथ ऐसा ही होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मॉफ्स ने रसायन विज्ञान में एक पूरा नया क्षेत्र खोल दिया है। इन वैज्ञानिकों ने हमें सिखाया है कि कैसे हम आणविक स्तर पर बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बिल्कुल नई कार्यक्षमता वाले पदार्थ बना सकते हैं। ये रेटिकुलर केमिस्ट्री या जालीदार रसायन विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है, जैसा कि यागी इसे कहते हैं। बहुत खूब। विज्ञान के इन 3 क्षेत्रों चिकित्सा, भौतिकी और रसायन की खोजें वाकई शानदार हैं और भविष्य के लिए काफी उम्मीदें जगाती हैं। हाँ, और इन विज्ञान पुरस्कारों के साथ साथ एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अक्सर नोबेल के साथ दिया जाता है और उसी समारोह में प्रदान किया जाता है। हालांकि उसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो है अर्थशास्त्र का पुरस्कार। अच्छा, हाँ, स्रोतों में इसका उल्लेख था। इसे बाद में शुरू किया गया था, है ना? में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। तो तकनीकी रूप से ये मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं है, पर इसे उन्हीं के बराबर सम्मान और महत्व दिया जाता है। ये जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इसे मूल 5 पुरस्कारों के साथ ही गिन लेते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि कैसे चिकित्सा में इम्यून सिस्टम की अपनी कोशिकाओं को पहचानने की क्षमता यानी टॉलरेंस को समझना ऑटो इम्यून बीमारियों और प्रत्यारोपण के लिए नई राहें खोल रहा है। भौतिकी में हमने क्वांटम दुनिया के अजीब नियमों को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की अविश्वसनीय उपलब्धि देखी, जो क्वांटम कंप्यूटिंग की नींव रख रही है। और रसायन विज्ञान में हमने MOFs जैसे अद्भुत नए पदार्थ देखे जिन्हें आणविक स्तर पर डिजाइन किया जा सकता है और जिनके गैस भंडारण से लेकर दवा वितरण तक अनगिनत उपयोग हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सभी पुरस्कार एक बात पर जोर देते हैं, मौलिक अनुसंधान का महत्व, फंडामेंटल रिसर्च। जी। ये वो बुनियादी खोजें हैं जो हमें दुनिया के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। और अक्सर यही बुनियादी समझ आगे चलकर उन तकनीकों और समाधानों को जन्म देती है जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की होती है। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे धीरे धीरे लेकिन लगातार हमारी दुनिया को बदलता रहता है। सही कहा। ये जानना कि ये खोजें कहाँ ले जाएंगी हमेशा रोमांचक होता है। और अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जो अल्फ्रेड नोबेल की कहानी से ही जुड़ा है। हमने शुरू में बात की थी उनके डायनामाइट के आविष्कार और फिर इन शांति और प्रगति के पुरस्कारों की स्थापना के विरोधाभास की, है ना? हाँ। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये नोबेल पुरस्कार अपनी इतनी प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रभाव के साथ अल्फ्रेड नोबेल की उस जटिल विरासत को संतुलित कर पाए हैं? क्या दुनिया उन्हें अब मुख्य रूप से इन पुरस्कारों के संस्थापक के रूप में याद करती है, या फिर वो मौत के सौदागर वाली छवि अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है? उनकी विरासत का ये द्वंद्व अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। उनकी विरासत की जटिलता और इन पुरस्कारों का स्थायी महत्व, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। आज की इस जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।